ये अच्छा, ये बुरा, अच्छे में कुछ बुरा है तो बुरे में कुछ अच्छा है या बुरा है, ये पब्लिक डिसाइड करेगी। 2024 किसी के लिए अच्छा होगा तो किसी के लिए हो सकता है बुरा हो। अभी लेकिन नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बुरा ना मानो, अभी तो 2022 है। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं, कभी टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास 100% रिसर्च वाले शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सके। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1.5 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन सियासी ताना बाना अभी से बुना जाने लगा है। 2024 के चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। बीजेपी एक तरफ हारी हुई सीटों पर बाजी पलटने की रणनीति बना रहे हैं, तो विपक्ष का खेमा भी एकजुट होने की कवायद में लग गया है। इस कवायद की सबसे बड़ी कड़ी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दरअसल मिशन 2024 के तहत नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और विपक्ष के सभी बड़े नेताओं से मिलकर पुरानी बातों को भुलाकर लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हैं। आइए आपको पहले दिखाते हैं कि नीतीश कुमार का क्या है मिशन 2024। विपक्षी दलों के नेताओं के साथ नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में 3 दिन का उनका दौरा है। उस मिशन पर वो 3 दिनों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। कल उन्होंने कांग्रेस के नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी बात हुई है। सीताराम येचुरी के साथ भी उन्होंने बात की है। डी राजा और सीताराम येचुरी यानी दोनों जो लेफ्ट लीडर्स हैं, उनके साथ भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। ओपी चौटाला हरियाणा के बड़े नेता हैं और एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक से, उन दोनों से भी उनकी बात हुई है, मुलाकात हुई है। 31 अगस्त को पटना में केसीआर से उन्होंने मुलाकात की थी। इससे पहले जो सबसे पहले मुलाकात की थी केसीआर के साथ, उन्होंने ये बात की। दिल्ली आने से पहले नीतीश कुमार जी ने, आप देख रहे हैं, लालू यादव जी से भी मुलाकात की। राबड़ी देवी लालू यादव से उन्होंने मुलाकात की। 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पहले नंबर और दूसरे नंबर की पार्टी के बीच सीटों का फासला 250 का था। और तो और सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी को कई सीटों पर दूसरा स्थान भी हासिल हुआ। आपको हम समझाते हैं कि किस तरह से ये 2019 का चुनाव है और उसका नतीजा जो है किस तरह से आगे के मिशन को बना सकता है। ये देखिए, 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 437 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 437 पर 543 में से, उसमें से 437 में से 300 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। और फिर 72 सीटों पर, 72 सीटें ऐसी थी, 72 सीट जिन पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है 2019 के चुनावों में। अब कांग्रेस को देखें, कांग्रेस को 2014 की तरह 2019 में भी दूसरा स्थान हासिल हुआ। उसका प्रदर्शन कैसा रहा ये भी हम समझ लेते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने किस तरह का प्रदर्शन किया है, ये एक बार देख लेते हैं। कांग्रेस को 2019 का प्रदर्शन देखें। कांग्रेस ने 421 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे 2019 के चुनावों में, लेकिन 52 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी 419 में से। महत्वपूर्ण बात है ये वाली, जहां पर 191 सीटों पर बीजेपी से वो सीधे मुकाबले में रही थी। यही कांग्रेस की ताकत है कि वो बीजेपी से 191 सीटों पर सीधे मुकाबले में रही थी। हालांकि उनमें से केवल उस 191 में से 16 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत मिली। और कुल मिलाकर जो बड़ी ताकत है, इसको समझने की जरूरत है कि 210 सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 रही थी। तो इसलिए कांग्रेस को कम आंकना ठीक नहीं होगा। हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच अंतर की बात तो कर ली, लेकिन ये बात भी समझनी जरूरी है कि लड़ाई कभी कभी इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी दिखाई जाती है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इस ग्राफिक से कि क्या लड़ाई है। यदि इस लड़ाई को देखें बीजेपी बनाम दूसरे लोगों के लिए, कि सत्ता का रास्ता बीजेपी के लिए गणित क्या है, 545, जिसमें से 543 सीटें हैं, 2 नॉमिनेटेड सीटें हैं, उसमें से 543 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा जो है 272 का होता है, उसमें करते हैं 272। बीजेपी ने 303 सीटें हासिल की
उसमें से 72 सीटों पर वो नंबर 2 पर रही है। तो यदि 303 सीटें और 72 सीटों को जोड़ लें तो 2024 में उसके पास 375 सीटें हो जाती हैं। 72 सीटों पर उसका फोकस खास तौर से रहेगा। हालांकि आज भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में बड़े नेताओं की बैठक हो रही है उसमें वो 144 सीटों पर जो उस पर दूसरे और तीसरे नंबर पर रही है उस पर फोकस करने की बात कर रहे हैं। तो 375 सीटें कम से कम ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहेगा। अब और दूसरा देखिए कि 240 सीटें गैर बीजेपी दलों के पास रही थी, क्योंकि 303 बीजेपी के पास और 240 गैर बीजेपी दलों के पास। विपक्ष को सरकार बनाने के लिए चाहिए 32 सीटें। यदि 240 सीटों को हम बीजेपी के अलावा माने गैर बीजेपी, तो सिर्फ 32 सीटें भी वो हासिल कर ले तो वो सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस का फोकस जो है 210 सीटों पर होगा, जो 52 सीटों के अलावा जिस पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। यदि कांग्रेस इनमें से 100 सीटें भी जीत ले, हालांकि बहुत मुश्किल काम है, आप मुझ पर हंस भी सकते हैं, 100 सीटें मुश्किल है, लेकिन यदि वो कर सकते हैं तो पूरा का पूरा खेल बदल सकता है। पटना में एक पोस्टर लगा होता, होर्डिंग लगा होता जिसमें लिखा बिहार ने देखा अब देश की बारी। ये स्लोगन पटना की सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि नीतीश की कितनी तैयारी है। पटना से लेकर दिल्ली की दौड़, आखिर वो विपक्षी एकता की राह में कितनी बड़ी कड़ी बनेंगे, क्योंकि राजनीति में दिशा और दशा बदलते देर नहीं लगती, लेकिन कमज़ोर कड़ी को भी पहचानने की ज़रूरत है। दो 2024 के रण में अभी भले ही 1.5 साल का समय बाकी हो, लेकिन सियासी मोहरे बिछाने का खेल शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनने की फहरिस्त में राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, केसीआर तक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने पाला बदलने के साथ ही विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी, जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये बात जग जाहिर है कि विपक्षी एकता फिलहाल 2 ध्रुवों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ तीसरे मोर्चे की संभावनाएं टटोली जा रही हैं, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार कांग्रेस को साथ लेकर सभी विपक्षी दलों को एक छतरी के नीचे एकजुट करने की कवायद में लगे हैं। और यह भी कह रहे हैं कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। ये सब गलत बात है। देखिए हम नहीं, आप ये पूछ देते हैं आप लोग, हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में। नीतीश चाहे जो भी कहें, यह दौर अभी मुलाकातों का है, लेकिन मुलाकातों के फसानों में बदलने में वक्त लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। नीतीश कुमार के इन तमाम प्रयासों के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कर पाएंगे विपक्ष को एकजुट? ये सबसे बड़ा सवाल हो सकता है। मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि क्या विपक्ष को कांग्रेस का साथ मंजूर होगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव, जो पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अंजलि राय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही है। CSDS को, जो राजनीति को और हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, उसके निर्देशक संजय कुमार साहब हमारे साथ हैं। और TMC के प्रवक्ता संजय शर्मा साहब भी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, राजनेताओं के पास जाऊँ, सबसे पहले आपसे थोड़ा सा ज़मीनी समझ मैं हासिल करना चाहता हूँ कि क्या मायने है इस सब का, ये जो सारा हो रहा है। एक आदमी जो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता वो पूरी एक्सरसाइज कर रहा है, जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वो शायद चुपचाप बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस सब घालमेल का क्या मायने है?
देखिए, सारे चीजों के घालमेल का एक ही मायना है। 2024 के लिए बिसात बिछ रही है जी। और 2024 की तैयारी शुरू हो गई है जी। एक तरफ बीजेपी ऑलरेडी सत्ता में है, 8 साल से सत्ता में बरकरार है जी। और वो एक तरह से शैडो बॉक्सिंग जिसको कह रहे हैं वो चल रहा है। बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई हम तो अस्वस्थ हैं, 303 सीटें जीत चुके हैं और हम 303 सीटों के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे क्योंकि हमें भरोसा, हम तो वो सीटें जीत रहे हैं। टारगेट कहाँ है? आज अमित शाह की बैठक हुई, उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि 303 सीटों का जिक्र नहीं हो रहा, जिक्र हो रहा है उन सीटों का जहां पर बीजेपी नंबर 2 आई या नंबर 3 आई है। तो बीजेपी ये बता रही है कि हम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। ओवर कॉन्फिडेंस उनका दिख रहा है, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से कॉन्फिडेंस झलक रहा है कि भाई हम कहाँ बैठे हैं 2024 की लड़ाई में जी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने एक तरह से पहली, दूसरी, तीसरी स्टार्ट कर रहे हैं स्क्रैच से और उन्हें मालूम है कि अगर विपक्ष को, बीजेपी को चैलेंज देना है तो विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होने के लिए इसकी सुगबुगाहट तो अलग अलग कॉर्नर से आ रही है, लेकिन किसी को पहल करना पड़ेगा और नीतीश कुमार एक बड़े भाई के रूप में उभर कर आ रहे हैं और उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया कि पहल तो मैं करूंगा, भले ही मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं। वो ये बात, क्योंकि वो कोई कह भी नहीं सकते कि मैं दावेदार हूं, तो उन्होंने पहल की है कि भाई अगर आप बहुत सीरियसली ले रहे हैं नीतीश कुमार जी की इस बात को, संजय जी आप इस बात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं नीतीश जी की कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज की राजनीति में या किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में कई बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति स्वयं नहीं कहना चाहता कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का बॉस बनना चाहता हूं। पूरी कवायद ये होती है कि कोई दूसरा उसके बिहाफ पर बोले और वो सारी बिसात बिछाई जा रही है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि कोई दूसरा कहे कि नहीं आप ही लीड करेंगे और आपने इतनी मेहनत की है तो चेहरा भी आप ही बनेंगे। इसी के लिए नीतीश कुमार शुरू से कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता। जी। संजय शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोलकाता से टीएमसी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, हम अभी तक तो 15 दिन पहले तक सोच रहे थे ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हैं, वो विपक्षी नेताओं को जोड़ रही हैं, विपक्षी एकजुटता पर काम कर रही हैं। अब संजय जी कह रहे हैं कि वो बड़े भाई के तौर पर नीतीश कुमार जी आ गए हैं। आप बड़ा भाई मानते हैं नीतीश कुमार जी को? देखिए, बात ये नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है, लेकिन पहले दीदी ने जब लोगों से संपर्क साधना शुरू किया तो मीडिया ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि दीदी प्रधानमंत्री बनना चाहती है जी, जबकि न तो दीदी ने न हमारी पार्टी ने ऐसा कुछ कहा था। अब जब नीतीश कुमार जी ऐसा कर रहे हैं तो मीडिया उन्हें कोई बड़ा भाई बता रहा है, कोई प्रधानमंत्री की बात कह रहा है, जबकि स्वयं नीतीश कुमार कह चुके हैं उनका प्रधानमंत्री बनने का कोई इच्छा नहीं है, कोई इरादा नहीं है, कोई बात उनके जहन में नहीं। ममता दी का है इच्छा असल में संजय, ममता दी का है प्रधानमंत्री बनने की इच्छा? नहीं, दीदी ने भी ऐसा आज तक नहीं कहा है कि हमारी इच्छा है, न हमारी पार्टी ने कहा है जी। असल में चाहे जन नेत्री दीदी ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो या तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी हो, सभी लोग जो विपक्ष में हैं, देश की जनता 2024 में केंद्र की जो अधिनायकवादी सरकार है, जो नफरतों का माहौल देश में होके रखा है, जो महंगाई से त्रस्त है मीडिया, देश की जनता, जो 400 का सिलेंडर 1100 में खरीदना पड़ता है, देश की जनता जिस कमर तोड़ महंगाई की शिकार है और नफरत का माहौल है, जनता स्वयं। तो संजय भाई एक चीज समझाइए कि ये बारात की व्यवस्था तो आप करने लग गए हो, लेकिन बारात तो दूल्हे के साथ जुटती है ना, बिना दूल्हे के कहां बारात को जुटा रहे हैं? नहीं, दूल्हे की बारात और बारात का दूल्हा जब चुनाव नजदीक आएंगे उस समय सीन क्लियर होगी जी। अभी तो ऐसी कोई बात है नहीं, अभी देश में एक माहौल बन रहा है, देश की जनता एक माहौल बना रही है जी। आज नीतीश कुमार जी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे जी, क्या कारण थे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़कर आरजेडी से नाता जोड़ दिया? अब तो निहोरा जी से, डॉक्टर साहब से पूछेंगे इस बारे में। तो केंद्र में बदलाव चाहती है और ये बात हर स्तर पर मुख्यमंत्री लोग जहां जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं जी, वो ये बात समझ पा रहे हैं और इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जी। अंजलि जी, आप आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, बहुत लंबे समय से राजनीति को समझ रही हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते, संजय जी ने बताया कि ममता दी भी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती, अरविंद केजरीवाल साहब भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कैंपेन में लगातार लगे हुए हैं।
और मैं इस बात को बहुत सीरियसली नहीं लेता कि लोकसभा में आज आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, तो क्या उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानना चाहिए? क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और बताता है, नंबर गेम में ही प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल साहब इस विपक्ष के लीडर हो सकते हैं जब नीतीश कुमार जी चाहते नहीं, ममता जी चाहती नहीं, अरविंद जी चाहते कि नहीं चाहते प्रधानमंत्री बनना? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आज भारत की राजनीति के पटल पर एक आशा के दीप के रूप में उभर कर आए हैं। वो चाहते हैं कि पूरे देशवासियों को एक सम्मानजनक जिंदगी मिले, जिसमें हर आदमी के पास बिजली हो, पानी हो, हर गरीब का बच्चा जो है वो अच्छे स्कूल में जा सके, उसे शिक्षा मिले, उसके घर में बिजली पानी की व्यवस्था हो, बाहर वो इधर उधर भटकता ना फिरे पानी के लिए, और ऐसे ही स्वास्थ्य की जो है सुविधाएं उसके पास हो। और वो चाहते हैं कि देश बहुत तरक्की करे। उन्होंने नारा भी दिया अंजलि है, जी, मेक 1952 इंडिया से एक मिनट में मुझे जी। बात पूरी करने दीजिए। जी। उन्होंने उनका सपना है टू मेक इंडिया नंबर 1, जी। लेकिन उस सपने में वो ये नहीं चाहते कि अमीर और अमीर होते जाएं, सिर्फ अंबानी अदानी अमीर होते जाएं और जी। गरीब और गरीब होते जाएं। वो गरीबों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जी। तो वो कभी भी ये नहीं चाहते कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो कर रहे हैं ऐसा सब नहीं करेंगे। वो देशवासियों को सम्मानजनक जीवन, सुविधा पूर्वक जीवन देना ठीक चाहते है। हैं, अच्छा जीवन अंजलि देना जी, मैं चाहते छोटे हैं। से सवाल जानना चाहता जी, हूँ। हाँ, बताइए। 1952 से आज तक जितने चुनाव हुए, 17 चुनाव हो चुके, मुझे एक भी लीडर ऐसा सुनने में नहीं मिला जो देश की प्रगति को नहीं करना चाहता, जो स्वास्थ्य सेवाओं, देखिए, पानी, बिजली, शिक्षा नहीं, पर काम नहीं करना चाहता और हिंदुस्तान को नंबर 1 नहीं बनाना चाहता। ये ऐसा सब नहीं। तो करना ही चाहते देखिए, हैं, अभी करते हैं कि नहीं नहीं, करते, मैं इस पर ऐसा नहीं जा रहा, नहीं, लेकिन मैं नहीं, सीधा नहीं, सवाल अभी आज कर रहा हूँ कि क्या आज केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या नहीं चाहते? देखिए, आज से कुछ साल पहले तक कोई भी स्कूलों के बारे में बात नहीं करता था, कोई भी हेल्थ के बारे में बात नहीं करता था, कोई नहीं कहता था कि मैं यहाँ अच्छे अपने राज्य में स्कूल खोलूंगा इसलिए मुझे वोट दो, मैं अच्छा हॉस्पिटल खोलूंगा इसलिए मुझे आप वोट दो, मैं आपको सम्मानजनक जीवन दूंगा इसलिए आप मुझे वोट दो। अब ये नई जो एक सोच केजरीवाल जी ने दी है, आम जनता के बीच में कल्याणकारी योजनाएं लेकर जा रहे हैं। आज सब नेता को याद आ गया, सभी कहने लगे कि हम स्कूलों पर अब चर्चा होनी शुरू हो गई, हेल्थ फैसिलिटीज पर चर्चा शुरू हो गई। ये एक नई सोच केजरीवाल चर्चा जी हुई ने है, दी लेकिन है। और अंजलि जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करेंगे, इस देश में 70 साल में ना स्कूल बने, ना एजुकेशन हुई, ना हॉस्पिटल्स बने, ना एम्स बने, ना IIT बने, तो ये तो देश में चलता रहा है ना। लेकिन किसी ने चुनाव के वक्त में एजुकेशन और ठीक है, हेल्थ जैसे चुनाव के issues को वक्त में मुद्दा आपने नहीं उसको बनाया। इशू बनाया। डॉक्टर यादव, बनाया। आपसे समझना चाहता हूं कि अभी हमारे जो सहयोगी हैं, आपके सहयोगी हैं, TMC है, आम आदमी पार्टी है और सब लोग हैं, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, नीतीश कुमार जी भी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, तो फिर काहे पटना से यहाँ पर दिल्ली में परेशान हो रहे हैं, राजधानी से इधर पहुँच गए हैं और हर एक नेता से मुलाकात कर रहे हैं? अभी बिहार को तो ठीक करते, बिहार 100% ठीक हो गया। अब लोग, आपने नारा दिया कि बिहार ने देखा, अब दिल्ली देखेगा, अब बिहार के लोग देखने चले गए, बिहार को देखने चले गए देश के लोग, तो फिर क्या सोचेंगे? बिहार से देश महत्वपूर्ण है जी और जहां तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहती जी तो देश के इतिहास को आप जान लीजिए। जी 77 में भी कोई प्राइम मिनिस्टर के प्रत्याशी नहीं थे। जी चुनाव जीतने के बाद संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद पे तय किया गया। हाँ, वो लेकिन वो कहानी भी आप जानते हैं कि जब जो बन गए थे प्रधानमंत्री, उसके बाद तो क्या हुआ ना। था? यादव साहब, बोलने तो दीजिए ना जी। अभी अब तो ये तो तभी भी बताइए कि वाजपेयी जी 5 साल सरकार चलाए तो अकेले तो नहीं चलाए जी 42 पार्टियों को मिलाकर सरकार चलाए। जी मोदी जी भी 5 साल चलाए तो कई पार्टियों के साथ मिलाकर चलाए। जी भाई देश में जो हालात है, जी देश बिक रहे हैं, देश में महंगाई है, गरीब मर रहे हैं, भ्रष्टाचार है देश में, वैसे हालात में कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे छोटा पॉलिटिकल पार्टी हो या बड़ा पॉलिटिकल पार्टी हो, यह जो देश के लिए जिसको चिंता है जी वह चुपचाप नहीं बैठे। जी और जब तक इन समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है तब विपक्षी को एका जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे नीतीश कुमार छोटी सी बात समझाइए। मैं आपसे नीतीश जी की बात छोड़िए, नीतीश जी ने जो कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है, क्या डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने या नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाए? नहीं, मैं कैसे कह दूं कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बने
या कौन बने, जी। जब तय है। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? विपक्षी इच्छा को भी तो होती है ना एकता सर, इच्छा भी तो होती है। सर, अरे सर सुना जाए ना, क्यों बीच में ये कर रहे हैं? जी। जब विपक्षी एकता की बात चल रही है, कोई प्रधानमंत्री के प्रत्याशी नहीं है, विपक्षी एकता बनके एक मोर्चा बनके चुनाव होगा जी। और जो संसदीय दल जिसको नेता मानेगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ये ठीक है। कौन बड़ी चीज है? हिंदुस्तान का इतिहास से रहा है। जी बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। जी इसीलिए उन चीजों पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी देश के सारे लोग, विपक्ष पार्टी भी और देश की जनता भी मुक्ति चाहता है भारतीय जनता पार्टी से, तो एक पहल जरूरी है। और जी। मुझको लगता है कि सारे विपक्षी पार्टी जो भाजपा के खिलाफ है, वो तमाम लोग इस मुहिम में साथ रहेंगे और भाजपा को हटाएंगे। ठीक जब है। तक भाजपा ने जो बची खुची संपत्ति है वह भी भाजपा बेच देगा, ठीक है। मोदी जी बेच देंगे, जिस तरह देश की संपत्ति बेचने का काम कर रहे। जी समझ आई बात। संजय कुमार साहब, आपने हमारे सभी राजनेता जो लोग हैं उनको सुना है, और राजनीतिक इतिहास भी सही है कि जब विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर आती हैं और जब चुनाव होता है, फिर जब चुनाव के नतीजे आते हैं उसके बाद नेता चुन लेते हैं। तो ये वाली चाशनी की कहानी तो आपने पूरी सुन ली है। अब इसके बाद जब चुनावों के बाद के जो राजनीतिक इतिहास है उसमें जो जलेबी बनती है, थोड़ा सा उस पर मुझे ज्ञान दे दीजिए। 77 में क्या हुआ? मोरारजी देसाई बन गए तो चरण सिंह साहब ने क्या किया, जगजीवन राम साहब ने क्या किया। 1989 में क्या हुआ? वीपी सिंह बन गए तो फिर देवीलाल साहब ने क्या किया, चंद्रशेखर जी ने क्या किया, ठीक है। और फिर जब 1997 में जब देवेगौड़ा का नंबर आया और गुजराल साहब का नंबर आया तो क्या क्या हुआ? थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दीजिए। तो ये चाशनी तो बना दी है सब लोगों ने, अब इस जलेबी का थोड़ा सा मुझे हाल समझाइए। विजय जी, इसका जिक्र तो आपने खुद ही कर दिया कि 77 में जब कोalition सरकार बनी और जब संसदीय दल ने अपना नेता चुना तो सरकार कितनी दिन चली और उसके बाद सरकार का क्या हुआ, ये हम सब जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई लंबी चौड़ी चर्चा करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है इस बात पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए कि 77, 89 का वो जो दौर था और आज की राजनीति का दौर बिल्कुल अलग है। पोस्ट 2014 की जो राष्ट्रीय राजनीति का दौर बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है। वो ऐसा वक्त था जब लोग एक बड़े नेता के नाम पर वोट नहीं मिल रहा था। कई पार्टियों ने मिलजुल करके इंदिरा गांधी का विरोध किया था। आज स्थिति एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े चेहरे के रूप में है, बीजेपी का जो सपोर्ट बेस है उनका अपना तो जनाधार है पार्टी का, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी को और ढेर सारा वोट मिलता है। और बार बार जनता इस सवाल को पूछेगी और बीजेपी इस ओर जनता का ध्यान आकर्षित करेगी कि अगर विपक्ष की सरकार बन भी जाए तो उधर का उनमें से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि पूरी सत्ता चलाने का, भले ही हम संसदीय प्रणाली के से शासन चलाया जाता है, लेकिन जिस तरह से शासन चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री का महत्व बहुत बढ़ गया है जी। और जनता इस बात को नजर में रख करके ही वोट करेगी कि भाई आखिर में अगर विपक्षी एकता हो गई और विपक्ष के नंबर्स बन गए तो प्रधानमंत्री बनने वाला कौन है। ये एक अहम सवाल है आजकल जनता के मन में। चाहे रीजनल पार्टियों के भी हम जिक्र करें, अलग अलग राज्यों में जो रीजनल पार्टियों को वोट करते हैं तो वो एक लीडर के नाम पर वोट पड़ रहा था। ये एक अहम सवाल रहेगा जी। इस पर अहम सवाल पर हम चर्चा करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारे आज का सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे पाएंगे नीतीश कुमार? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247, जिसका जवाब हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक। मसला गंभीर है, कहीं जाइएगा नहीं। क्या प्रधानमंत्री मोदी को नीतीश कुमार चुनौती दे पाएंगे? इसे लेकर हमने आम लोगों की राय भी जानने की कोशिश की कि आखिर देश की जनता का क्या कहना है। देखिए जन का मन। नीतीश कुमार देखिए सर, कभी नरेंद्र भाई मोदी को टक्कर नहीं दे सकते। उनकी राजनीति सिर्फ बिहार तक सीमित है और नरेंद्र मोदी भाई पूरे विश्व में विख्यात है। नीतीश कुमार जबरदस्त टक्कर देंगे। बिहार की राजनीति से उभर कर आए हुए हैं और ये यूपीए के जो अच्छे नेता हैं ये जरूर टक्कर देंगे। और नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं देश में महंगाई आई है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार का चेहरा प्राइम मिनिस्टर के लिए हो सकता है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि उन्होंने खुद अपनी सरकार बिहार में गठबंधन करके बचाई है।
जिनको वो खुद ही विपक्ष बोलते हैं, जिनकी बुराई करते थे, उनके साथ उन्होंने हाथ जोड़ लिया, उनके साथ गठबंधन करके सरकार में। तो मैं नहीं मानता हूं कि नीतीश कुमार किसी भी तरीके से प्राइम मिनिस्टर के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। विपक्षी एकता को लेकर जनता का मन तो आपने सुन ही लिया। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता डॉक्टर संजय शर्मा साहब कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंजलि राय आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, और संजय कुमार साहब सीएसडीएस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजलि जी, आपसे समझना चाहता हूं कि ये विपक्षी एकता का मसला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो रहा है कि अभी तक एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी को लें तो सब लोग कहते हैं कि आप तो कांग्रेस के कंधे पर चढ़कर ही सारी की सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने दिल्ली में कांग्रेस को साफ किया, सरकार बना ली, पंजाब में कांग्रेस को साफ किया, सरकार बना ली, गुजरात में कांग्रेस के वोट पर आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हिमाचल में करीब करीब यही हालत है। तो डॉक्टर निहोरा यादव साहब के जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, वो तो राहुल गांधी से मिल रहे हैं। तो आपको अच्छा लगेगा राहुल गांधी जी के साथ खड़ा होना? देखिए, ऐसा है कि सभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने लिए लड़ती हैं, किसी और के लिए नहीं लड़ती हैं। हम भी अपने लिए अपना एक स्थान बनाना चाहते हैं जिससे कि हम आम जनता का भला कर सके। ना तो हम कांग्रेस की को हटाना चाहते हैं, उसकी वोट खाना चाहते हैं, ना बीजेपी की। हम अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। जो जनता हमें पसंद करेगी हमें वोट देगी। इसलिए ये कहना कि हम कांग्रेस के वोट खा रहे हैं या हम कांग्रेस के कंधे पर चढ़कर ऊपर उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस तो खुद सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चली गई, अपना ही सत्यानाश करने में लग गई। ठीक है, तो आपकी बात माना, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आप कांग्रेस के साथ खड़े होंगे बीजेपी के खिलाफ? हम जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास ही नहीं करते हैं। हम ना किसी के साथ खड़ा होना चाहते हैं, हम खड़े होना चाहते हैं जनता के साथ। हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं, हम जनता के साथ खड़े होना चाहते हैं। अभी बहुत सारी समस्याएं हैं देश जिससे जूझ रहा है। आप देखिए, बेरोजगारी की दर 8% से ऊपर जा चुकी है। 22 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी मिलती है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7% हो चुका है। आप जानते हैं कि लेकिन आप तो अंजलि जी, आपकी बात से समझ में आया कि देश की समस्याओं के लिए भी आप साथ खड़े नहीं होना चाहते ना। देखिए, कांग्रेस के साथ पर भी देखिए, देश की समस्याओं के लिए हम जितना योगदान दे सकेंगे, जहां पर हम होंगे, जहां हमें जनता चुनकर लाएगी, हम वहां अपना रोल, अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाएंगे और सारी समस्याओं को दूर करेंगे। हम फालतू की राजनीति में, जोड़ तोड़ की राजनीति में नहीं जाना चाहते। जी, संजय शर्मा साहब, आपके दो दुश्मन हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, कांग्रेस भी है और लेफ्ट भी है। नीतीश कुमार जी ने दिल्ली आकर सबसे पहले उन्हीं दोनों से मुलाकात की है। आपको अच्छा लगा क्या? दुश्मन और दोस्त वाली कोई बात है नहीं। सभी विपक्षी दल हैं और विपक्षी दल एक दूसरे से मिलेंगे ही, एक दूसरे से सलाह परामर्श करेंगे, विचार करेंगे और आगे की राजनीति को दशा और दिशा देने का काम करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी भी काफी लोगों से मिलकर गए। विपक्ष में जो लोग राजनीति करते हैं उनका काम ही है आपस में तालमेल बैठाना, अपने आप लोगों से संपर्क करना। नहीं, अंजलि जी ने साफ कर दिया ना कि वो नहीं जाएंगे आपके साथ, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। अंजलि जी ने बताया कि वो नहीं जाएंगे किसी के साथ। जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। अंजलि जी ने अभी साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ या किसी ऐसे दल के साथ नहीं जाएंगे, वो अकेले अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, ये उनकी पार्टी के विचार हो सकते हैं जी। और समय समय जैसे आज उनके ये विचार हैं, हो सकता है चुनाव जब सामने आए उनके ये विचार बदल जाए, उनके पार्टी के विचार बदल जाए। पार्टियां अपना दृष्टिकोण चुनाव के पहले स्पष्ट करेंगी। अभी हर पार्टी अपना रुख स्पष्ट कर दे, ऐसी नौबत अभी आई नहीं है। ये जैसे जैसे समय आएगा, चुनाव नजदीक आते जाएंगे, राजनीतिक गतिविधियां तेज होगी और भाजपा के दुर्विसंधिमूलक षड्यंत्रों से जब देश की जनता की हालत और खराब होगी तो जनता का दबाव सभी पार्टियों पर ये मजबूर ऐसी राजनीति करने पर मजबूर कर देगा जो भाजपा की नफरती और महंगाई की राजनीति से जनता को मुक्ति दिलाए। जी, डॉक्टर यादव, नीतीश कुमार जी ने बड़ी पहल की है सबको एक साथ जोड़ने की, लेकिन वो क्या कहावत है मुझे नहीं पता कि वो तोलने बैठेंगे एक तराजू में तो सब एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। तो विपक्षी एकता की भी हाल यही है, तो इतना मुश्किल काम क्यों लेने की वो बीड़ा उठाए हैं नीतीश जी? मैं हमारा आप ही से एक सवाल है जी कि यदि देश बेचा जा रहा है तो क्या आप चाहते हैं कि देश बिक जाए? एक सवाल हमारा है।
जी आपने जो क्वेश्चन किया इसके पहले जी कि नीतीश कुमार लड़ सकते हैं कि नहीं मोदी से, नीतीश कुमार को लड़ने की कहाँ बात है। लड़ना है सारे विपक्षी को। क्वेश्चन ही पीपुल में आप ऐसा करते हैं जी कि आप चाहते हैं कि देश बिक जाए, देश बर्बाद हो जाए। जी। तो इन चीजों से वो बताइए आप। दूसरी बात कहना चाहते हैं कि देखिए ये मोदी जी ने डॉक्टर साहब एक चीज और बता दीजिए। आपने बताया जो बात से मैं आपसे वो ना इत्तेफाकी नहीं कर रहा कि आप जो कह रहे हैं हो सकता है वो बात ठीक हो, लेकिन ये मोदी जी ने देश उत्तर दीजिए ना, देश चाहते हैं कि बिक जाए। सर मैं इतना ज्ञानी आदमी नहीं हूं कि मैं उत्तर दूं। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो मोदी जी जो देश बेच रहे देश के नागरिक हैं। डॉक्टर यादव आपने जो कहा कि मोदी जी देश बेच रहे हैं, मैं केवल ये जानना चाहता हूं ये जो सेल है देश की, ये अभी 3 महीने पहले ही शुरू किए मोदी जी ने देश को बेचने का काम। देश को बेचने का काम 2 महीने पहले ही शुरू किया है। मैं आपसे प्रश्न सर मैं सवाल एंकर के हैसियत से नहीं, एंकर का काम है सवाल पूछना। मुझको ये बताइए यादव साहब, मैं आपने जो बात कहा मैं उसको उस पर मैं तो निवेदन ये कर रहा हूँ कि आपके सवाल पे मैं वो ही नहीं कर रहा कि कोई आशंका, मैं पूछ रहा हूँ कि ये देश बेचने का काम मोदी जी ने कब शुरू किया है? 3 महीने पहले शुरू किया है क्या? 3 महीने पहले शुरू किया है मोदी जी ने देश बेचना? नहीं भाई, पहले नहीं शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे उनके कारनामा है, मतलब जैसे ही नीतीश जी ने छोड़ा उन्होंने देश बेचने की दुकान लगा ली, ऐसा कह रहे हैं? देश में माहौल बनता गया या बन रहा है मोदी जी के खिलाफ जी। और ये परिस्थिति ऐसी बनी है कि सारे विपक्षी दल के मन में कहीं न कहीं है कि जब तक ये मोदी जी की सरकार रहेगी देश नहीं बचेगा, गरीब नहीं बचेगा, आपस में टकराहट होगा कराएंगे। तो ऐसी स्थिति में परिस्थिति बनी कई बार इस देश में, आज ही नहीं कई बार देश में ये परिस्थिति बनी है। दूसरी बात आप कहते हैं कि ये बेग की तरह विपक्ष को कैसे लोग ये करेंगे। साहब, मैं वाजपेयी जी ने 42 दलों को लेकर सरकार चलाया, उस समय तो आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया जी। मोदी जी 14 में चुनाव लड़े, कई दलों को लेकर चुनाव लड़े, उस समय तो सवाल नहीं उठा जी। जब मोदी जी के खिलाफ माहौल बना है और विपक्ष एकता की बात आई कि हटाओ, तो ये सारे के सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये बैंक कैसे तौलाएगा। अरे बैंक तौलाएगा भाई, इस देश की राजनीतिक परंपरा रही है, व्यवस्था रही है, लाचारी रही है। हम तो समझ, अरे यादव साहब हम सवाल नहीं कर रहे थे, हम तो समझना चाह रहे थे कि ये एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं। और दूसरा जो पहला सवाल था मेरा, उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं कि टाइमलाइन कब शुरू हुई। संजय कुमार साहब, थोड़ा सा आपने सबको सुना है, मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। मैं जी, क्या टाइमलाइन कब शुरू हुआ? ये देश बेचने वाली, मोदी जी के देश बेचने वाली टाइम कब से शुरू हुआ है वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। शुरू किया उन्होंने? हाँ, 19 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बेचना शुरू किया है। तो मतलब आपके साथ मिलकर बेच रहे थे 2 साल तक? नहीं, हमारे केंद्र में कौन हम थे जी, हम तो बिहार में हैं जी, बिहार में हम बेचे, तब आप बताइए। संजय कुमार साहब, ये जो पूरी स्थिति है, मैं तो ये एक्सरसाइज को, मुश्किल एक्सरसाइज को समझना चाहता हूं। मैं विपक्षी एकता पर सवाल नहीं कर रहा, कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। हाँ, संजय कुमार जी से समझना चाहता हूं। संजय कुमार जी का बड़ा राजनीतिक अनुभव है उन्होंने, और फिर वो आंकड़ों के भी बहुत मास्टर हैं। सर समझाइए थोड़ा सा मुझे। देखिए, हमने देखा है अब देश की राजनीति में क्या चल रहा है। जो आइडियोलॉजी है उसका रोल तो बिल्कुल खत्म हो गया है जी। आप जेडीयू के प्रवक्ता वो कह रहे हैं मोदी जी देश बेच रहे हैं। अब इसमें आप हामी भर लें, इसका नकार दें। और आपने जो सवाल पूछा कि ये सारे आरोप जो मोदी जी पे लगाए जा रहे हैं या बीजेपी की सरकार पे लगाए जा रहे हैं, ये सब आरोप पिछले 2 महीने से आ रहे हैं। इसके पहले तो कई सालों तक इन दोनों पार्टियों की सरकार थी, उस वक्त उनमें गलतियां दिखाई नहीं पड़ रही थी, और अचानक ये लगने लगा कि अब देश में सब कुछ उथल पुथल चल रहा है। तो मुझे लगता है कि क्रिटिसाइज करने के पहले हमें थोड़ा नज़रिए से देखना चाहिए, गौर से देखना चाहिए हम किन बातों पर जस्टिफाइड है क्रिटिसाइज करना, और किन बातों पर हमें लगता है कि थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। नीतीश कुमार जी पहल कर रहे हैं, विपक्षी एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसमें वो कितना सफल होंगे, कितना अपने आप को नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा कर पाएंगे, या तो आने वाला समय बताएगा। जी, संजय शर्मा साहब, राजनीति में और जिंदगी में कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है।
तो अभी ये एक्सरसाइज इसी के लिए हो रही है, दुश्मन के दुश्मनों को दोस्त बनाने की? नहीं, दुश्मन के दुश्मनों को दोस्त बनाने की तो हम कह सकते हैं, लेकिन जिनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है उनसे बचाना भी, देश को बचाना भी तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य होता है। जी। मेरे ख्याल से यहाँ दोनों समीकरण काम कर रहे हैं। जी, दोनों समीकरण काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने हाँ ये दोनों समीकरण को ध्यान में रखा है। दुश्मन के दुश्मनों को भी अपनी ओर साध रहे हैं और देश के दुश्मनों से देश को बचाने के लिए भी एक अलग जगा रहे हैं, जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में करना चाहिए। बाकी असली में वो क्या चाहते हैं और क्या बात है, ये वही बता पाएंगे। और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमने इन भाजपा के अधिनायकवादी रवैया के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया हुआ है। हमारे अभिषेक बनर्जी नेता जो कहते हैं इंडिया बिगेस्ट पप्पू, अमित शाह जी की फोटो लगा के जब ये बात जारी करते हैं तो दूसरे दिन सैकड़ों हजारों युवा वैसे टी शर्ट पर उनकी फोटो बनाकर उसे जारी कर देते हैं। इससे मतलब ये, इससे पता ये चलता है कि देश में इन अधिनायकवादियों के खिलाफ, इन सांप्रदायवादियों के खिलाफ एक माहौल बन रहा है। ठीक है। और राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष की राजनीति करते हैं वो उस माहौल को आगामी 2024 के चुनाव में ले जाकर इन अधिनायकवादियों को सत्ता से बेदखल हो सकता है मैं ठीक से नहीं समझाऊं, मुझे ये समझा दीजिए। आपकी बात से क्या मुझे ये समझ आ रहा है कि आप नीतीश कुमार की लीडरशिप में इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या मैं ऐसे समझूं, ठीक समझ रहा हूं? नहीं, देखिए इसमें किसी के नेतृत्व वाली बात नहीं है। मेरा अपना ये मानना है कि आगामी दिनों में साझा नेतृत्व में विपक्ष को व्यापक व्यूह रचना तैयार करनी होगी ताकि इन अधिनायकवादियों को सत्ता से बेदखल किया जा सके। क्या इसको मैं ऐसे जो भी व्यूह रचना तैयार देखिए, होगी, आप उसमें सभी पार्टियों का संजय जी, आप जैसे राजनेता जो है ना वो विद्वान लोग होते हैं। मैं छोटे समझ वाला आदमी हूं, मैं ये समझना चाहता हूं। आपने कहा कि ठीक है साझा नेतृत्व, तो क्या इसको मैं ऐसे मानूं, इस सवाल को उलट करके, कि क्या आप नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकारने को तैयार नहीं हैं? दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप स्वीकारने को तैयार हैं या नहीं है, जो भी आपका जवाब हो। देखिए मानने और न मानने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, मैं समझना चाहता हूं आपसे। अभी ये बात बहुत पूर्वानुमान लगाने वाली बात हो जाएगी और आगामी दिनों में सारी विपक्षी दल मिलकर जो भी करेंगे, जिनका भी नेतृत्व में होगा, जिनको भी संयोजक बनाया जाएगा, जिनको भी काम होगा और हमारी पार्टी को उसमें क्या भूमिका निभानी होगी, ये तब तय होगा। अभी ये जल्दबाजी होगी ऐसा कुछ कहना कि किसके नेतृत्व में कौन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि देखिए, हो सकता है सभी का साझा नेतृत्व। सर, कुछ लोगों ने मुझे समझाया कि समझिए थोड़ा कि पटना से दिल्ली थोड़ा पास है कोलकाता के मुकाबले में। ये विजय जी, आप ये फॉर्मूले लगाते रहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी a² + 2ab का जो फॉर्मूला लगाया था, उसे पूछा था ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया। अच्छा, ये कुछ वैसा ही समीकरण आप जा रहे हैं अंजलि जी, लेकिन देश वो एक्स्ट्रा 2ab वाला जो रायता आप आज खोजना चाहते हैं, कुछ दिन इंतजार कीजिए। आने वाले महीनों में वो एक्स्ट्रा 2ab वाली जो बात है उससे क्लियर हटकर एक सटीक योजना देश की विपक्षी पार्टियां देश के समक्ष रख पाएगी, ऐसा मुझे विश्वास। जी, डॉक्टर यादव के पास जाऊं पहले, उससे पहले अंजलि जी आपसे समझना चाहता हूं कि संजय जी ने बता दिया कि दुश्मन का दुश्मन को दोस्त बनाने का भी जरूरत है, देश के लिए भी जरूरत है। इन दोनों जरूरतों का जो यज्ञ हो रहा है, यदि मैं उसको ऐसे कहूं, तो उसमें क्या आप आहुति देने को तैयार हैं? सामूहिक आहुति यज्ञ में ऐसे मैंने देखा है कि आखिरी जो आहुति थी, पूर्ण आहुति, उसमें सब लोग मिलकर कुछ आहुति दे देते हैं। तो वो यज्ञ की पूर्ण आहुति में आप शामिल होना चाहते हैं? तो हम लोग, मैं कई बार कह चुकी हूँ, बार बार यही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी समस्याओं से देश जूझ रहा है। हमारी चिंता वो है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें लड़ना है, बेरोजगारी के खिलाफ हमें लड़ना है, अच्छे स्कूल देने हैं लोगों को, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है। बहुत सारी परेशानियां हैं। हम सब जहां जहां हैं, मुझे लगता है हमें वहां पर अपने जो जनता है उनके प्रति इन चीजों का ज्यादा हमें ध्यान देना है कि उन्हें कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें। बाकी जनता सब देख रही है, वो खुद ही फैसला करेगी कि क्या हो रहा है आज देश में। वो खुद ही देख लेगी कि कौन गलत है कौन ठीक है, बजाय इसके कि हम जोड़ तोड़ करें। अच्छा ये होगा कि हम जहां जहां जिस जिस प्रदेश में हैं, जनता की सेवा में लगे, उनकी उलझनों को दूर करें, भ्रष्टाचार को दूर करें। और ये जो हो रहा है देश में, हम सब जानते हैं क्या हो रहा है, किस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, कैसे लोगों को खरीदा जाता है, कैसे सरकारें तोड़ी जाती हैं, कैसे जांच एजेंसियां पीछे लगाई जा रही हैं।
कैसे समझ गया। पूरी विपक्ष को जो है तहस नहस करने की कोशिश हो रही है, जनता सब देख रही है। बस हमें जनता का ध्यान रखना है। ठीक है डॉक्टर यादव, लास्ट कमेंट आपसे चाहता हूँ, फिर संजय जी से एक छोटा सा कमेंट लूँगा, वक्त नहीं है। डॉक्टर यादव, मैं समझना चाहता हूँ, मैंने पढ़ा नहीं लेकिन रामचरितमानस की बहुत कहानियाँ सुनी, तो उसमें अक्सर कहा जाता था, अक्सर कहानियाँ मेरी माँ सुनाती थी, तो जब भी कोई अच्छे कार्य के लिए, किसी यज्ञ के लिए, अश्वमेध यज्ञ के लिए, किसी के लिए जाते थे तो बाधाएं बहुत होती थी, और जरूरी नहीं है कि वो सारी बाधाएं राक्षसी कर रहे हो। तो ये बाधाओं को दूर करने का क्या प्लान आपका है? जी संजय जी, आता जी। इसमें कोई बाधाएं नहीं है जी कहीं न कहीं सारे विपक्ष दल जी सहमत हैं देश के मुद्दे पर जी कि जिस प्रकार मोदी जी देश को जिस दिशा में ले जा रहे हैं, जी या जो 8 वर्षों में किया है उन्होंने, जी वैसे हालात में सारे विपक्षी दल सहमत हैं कि मोदी जी ठीक को है। हटाना जरूरी है। ठीक है दूसरी बातें मैं कहना चाहता हूँ जी कि मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के हर बातों से जी हमारी कभी सहमति नहीं रही है। जी बीच बीच में जब जो इश्यूज आए हैं, हमारा जो पार्टी की नीति रही है उस इश्यू पर हम खड़े रहे हैं। ठीक है। और बोलने का काम किया है, इसीलिए कहीं हम चुप रहने वाला काम नहीं किया है। जी तो आज परिस्थिति बनी है, देखिए। ठीक है संजय जी, संजय कुमार जी, मिलेगी। छोटा सा कमेंट आपका भी चाहता हूँ, वक्त बिल्कुल नहीं बचा। आप क्या समझ रहे हैं, ये पूर्ण आहुति में सब लोगों की आहुति मिलेगी? छोटा सा कमेंट मैं आपका चाहता हूँ। देखिए, टारगेट तो हवन कुंड तो बिल्कुल सबके सामने है, सबको पता है हवन कुंड कौन सा है, लेकिन वहाँ हवन डालने के लिए कोई चाहता दाएं से आए, कोई चाहता बाएं से आए, कुछ लोग कहते हैं नहीं साथ होना चाहिए हवन, कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं हवन में जब समय मिलेगा तब डाल देंगे। दिक्कत इसकी यही है, उस पर सहमति नहीं हो रही है। हवन कुंड बिल्कुल सामने है, टारगेट सामने सबको दिखाई पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हवन तैयार हो गया कम से कम, संजय जी कह रहे हैं आहुति का वक्त जब आएगा तब देखेंगे कि कौन कौन कहाँ से आहुति डाल रहा है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, संजय शर्मा साहब, अंजलि राय साहब, डॉक्टर यादव साहब और संजय कुमार साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे पाएंगे नीतीश कुमार। इस पर 40% लोगों ने हाँ के पक्ष में वोट किया है, वहीं 60% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। मतलब 60% लोगों को अभी भी नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार उनको चुनौती दे पाएंगे। लेकिन वक्त बदलता है, उसके साथ साथ हो सकता है यहाँ पर भी बदल रहा हो। जैसे अभी बात हो रही थी कि राजनेता भी अपना अपने हिसाब से बदलेंगे। आपने राजनेताओं को सुना, हमारे पैनलिस्ट को सुना और जनता का मन भी सुना। छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। खुल जा सिम सिम दरवाजा 7 RCR का, जिसे आजकल लोग LKM कहने लगे, लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है। कि वैसे कहा जाता है कि दिल्ली अभी दूर है, इलेक्शन तो 2024 में होंगे ना जी। लेकिन नीतीश बाबू दिल्ली में हैं, अपना डेरा जमा रखे हैं और वो मामला करने में लगे हैं, यानी बराबरी का, इक्वल टू करने लगे हैं। यानी बराबरी का, जिससे मिल रहा है उससे मिल रहे हैं, जिसको मिलाना है उसे मिला रहे हैं, क्योंकि सत्ता का सह नीतीश अपने साथ ही रखना चाहते हैं। फिर चाहे अपने नाम में हो या अपने काम में, सह का साथ सुशासन बाबू को बड़ा नीट लगता है। तभी तो पटना छोड़कर सुशासन बाबू दिल्ली में पार्टी को पटाने में लगे हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।